Swayam Prabha. Digital India. Educated India. मैं डॉक्टर मीना रानी, समाज विज्ञान संकाय, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, पुलिसिंग विधि और व्यवहार के 15वें सत्र में आपका स्वागत करती हूँ। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र से सामान्य शाब्दिक मायना ये है कि वो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन है, अर्थात आम नागरिक या जनता उसकी मूल इकाई है। स्पष्ट है कि कोई भी लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उस राष्ट्र के नागरिक को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार नहीं मिलता। लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने में आधारभूत इकाई पुलिस भी है, क्योंकि वह समाज में स्थिरता लाने के लिए कानून और व्यवस्था कायम रखने का कार्य करती है। अतः बहुत जरूरी है कि नागरिक को सम्मानजनक जीवन मिले। इसके लिए पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखे और नागरिकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करे। पुलिस और नागरिक के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध न केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी है, अपितु कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। पूर्व सत्रों में हमने चर्चा की, जब पुलिस का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य समझा, तो ब्रिटिश काल से पूर्व यदि हम प्राचीन भारत को देखते हैं तो पुलिस नाम की कोई सुव्यवस्थित संरचना दिखाई नहीं पड़ती। परंतु इसके मायने यह नहीं है कि प्राचीन भारत में समाज अस्थिर था या कानून और व्यवस्था कायम नहीं थी, पर महात्मा गांधी की आदर्श व्यवस्था के अनुरूप समाज काफी हद तक आत्मनियंत्रित था। अपराध होते तो थे परंतु सीमित थे। अपराधों के नियंत्रण में समुदाय महती भूमिका अदा किया करते थे। यहाँ तक कि भारत में एक स्थानीय न्याय प्रणाली कायम थी, जिसे पंचायत की संज्ञा दी जाती है। अतः कानून और व्यवस्था आज जो समाज के समक्ष एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, उसको बनाए रखने में समुदाय अपनी उस भागीदारी को पूरा करे, इसके लिए भी पुलिस और नागरिक के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध जरूरी हैं। यही कारण है कि मैंने इस सत्र के इस विषय को चुना। इस पूरे पाठ्यक्रम में, जिसमें हम पुलिसिंग विधि और व्यवहार के विभिन्न पहलू देख रहे हैं, उसमें नागरिकों के साथ संबंध एक महत्वपूर्ण पहलू भी है। आइए आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। आज के सत्र का मुख्य विषय है पुलिस नागरिक संबंध, एक व्यापक विश्लेषण। हमने पूर्व में भी चर्चा की कि पुलिस नागरिक संबंध किसी भी लोकतांत्रिक समाज के मूलाधार होते हैं। भारत जैसे विविध और जटिल सामाजिक ताने बाने वाले देश में भारत विविधताओं से युक्त देश है। जाति, धर्म, भाषा, प्रांत, ऐसी अनेक विविधताएं यहाँ की संरचना में दिखाई पड़ती हैं। अतः ऐसे देश में पुलिस और नागरिक के आपसी संबंध या यह रिश्ता सामाजिक सद्भाव, कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सत्र में हम पुलिस नागरिक संबंधों के उस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखेंगे, साथ ही उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों, प्रमुख चुनौतियों
उनके सुधारात्मक उपायों और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। यह विश्लेषण न केवल पुलिस अधिकारियों, नागरिक समाज के सदस्यों और शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी दृष्टिकोण प्रदान करेगा। सर्वप्रथम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं। भारत में जो वर्तमान में पुलिस प्रणाली लागू है, ये ब्रिटिश काल की देन है। जब एक पूर्व सत्र में, जो कि पूरा सत्र ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समर्पित था, हमने यह देखा था कि किस प्रकार ब्रिटिश काल में 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशर्स को यह आवश्यकता महसूस हुई कि भारत में एक ऐसा स्थायी संगठन बनाया जाए जो भारतीयों के अंदर जो विरोध की भावना या विद्रोह की भावना पनप रही है, उसको दबाने में ब्रिटिश शासन की मदद करे। इन परिस्थितियों में और इन उद्देश्यों के साथ भारतीय पुलिस का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। आज भी भारतीय पुलिस अधिनियम 1861, जिसके तहत पुलिस बल की स्थापना की गई, आज भी भारत के अधिकतम राज्यों में वही अधिनियम प्रचलित है। चूंकि ब्रिटिश शासन का उद्देश्य न तो यहाँ के नागरिकों के साथ सामंजस्य स्थापित करना था, न ही समुदाय की भागीदारी को बढ़ाना था। उनका उद्देश्य मात्र नागरिकों के विद्रोह को कुचलकर राजस्व लेके जाने के अपने मूलभूत उद्देश्य को पूरा करना था। अतः उसी पुलिस अधिनियम से जिस पुलिस बल की संरचना हुई, उसकी जनता से दूरी बनी रही, जो आज तक भी उस औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रसित है। तमाम नवाचारों के बाद भी भारतीय जनता में उसके प्रति विश्वास की भावना नहीं पनप पा रही, क्योंकि आज भी पुलिस उस औपनिवेशिक मानसिकता का शिकार है। इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखने का प्रयास करते हैं। जैसा मैंने बताया कि ब्रिटिश औपनिवेशिक पुलिस व्यवस्था 1861 में हुई। 1861 के पुलिस अधिनियम के तहत इसे स्थापित किया गया, जिसका एकमात्र उद्देश्य औपनिवेशिक हितों की रक्षा था। इसमें पुलिस को दमनकारी तंत्र के रूप में देखा गया। पुलिस मुख्य रूप से ब्रिटिशर्स या राजशाही के लिए जवाबदेह थी, जिसे जनता का विश्वास कम प्राप्त था। पुलिस का भी जनता में विश्वास नहीं था। उन्होंने कभी संवाद का कोई प्रयास नहीं किया, न ही जनता में ऐसी पुलिस के प्रति विश्वास उत्पन्न हो पाया जो भारतीय जनता पर कठोर बल का प्रयोग करती थी। यही कारण है कि पुलिस और नागरिकों के बीच गहरा अविश्वास और तनाव व्याप्त था। इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बाद हम स्वतंत्रता के बाद का जो बदलाव है और आधुनिक युग पुलिस नागरिक संबंधों का, उसको थोड़ा दृष्टि डालने का प्रयास करेंगे। स्वतंत्रता के बाद के बदलाव को यदि हम देखें तो संपूर्ण प्रशासन जिस दायरे में रहकर कार्य कर रहा है, वो भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान के अनेक महत्वपूर्ण प्रावधानों में एक प्रावधान यह भी है कि भारत की संघीय संरचना में पुलिस को राज्य सूची का विषय बनाया गया। अतः पुलिस की संरचना से लेकर उसकी कार्य प्रणाली तक संबंधित राज्य जिम्मेदार होते हैं। संविधान की उत्कृष्टता के बावजूद भी औपनिवेशिक विरासत और सामाजिक अशांति ने पुलिस की छवि पर असर डाला, क्योंकि ऐसी अनेक सामाजिक शांति की चुनौतियां थीं जो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात आज दिन तक लगातार विद्यमान रही हैं। चाहे वो संप्रदायवाद हो, जातिवाद, प्रांतीयतावाद या नक्सलवाद। यही कारण है कि
सामाजिक अशांति ने पुलिस की एक छवि गढ़ी। औपनिवेशिक काल में उपजी और ऐसी प्रक्रिया में आगे बढ़ी पुलिस की छवि नकारात्मक बनी। पुलिस की ऐसी छवि स्थापित होने के पीछे 3 मुख्य कारण थे। पहला, कठोर प्रशासन। हमने पूर्व में भी जिक्र किया, क्योंकि ब्रिटिश काल की देन थी भारतीय पुलिस और उस वक्त कठोर बल का प्रयोग की इजाजत पुलिस को थी। इसके अतिरिक्त पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण है, क्योंकि भारतीय प्रशासन बिल्कुल क्लोज्ड था जब ब्रिटिश यहाँ थे। उसके बाद भी राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना के अधिकार के आने तक इसमें पारदर्शिता का नितांत अभाव देखने को मिलता है। पुलिस प्रशासन जैसे संगठनों में जहां राष्ट्रीय सुरक्षा या आंतरिक सुरक्षा उनका विशेष उद्देश्य रहा है, वहां ऐसी क्लोज्ड कार्रवाइयां या गुप्त कार्रवाइयों की संख्या ज्यादा थी। इस अपारदर्शिता वाले व्यवहार के कारण भी पुलिस की छवि नकारात्मक बनी और उसका आम जन से दूरी रही। इसके अतिरिक्त आपातकाल का दौर जो भारत में गुजरा 1975 से 77 वाला, उसमें भी जो राजनीतिक दुष्प्रभाव हुए, उसके पश्चात भी नागरिक और पुलिस के मध्य वह दूरी व्याप्त रही। हालांकि आधुनिक सुधार के अनेक प्रयास हुए हैं जिससे भारत में पुलिस और नागरिक के बीच में दूरी कम हो सके। हमने एक पूरे सत्र में इन प्रयासों पर चर्चा की थी। इसमें राष्ट्रीय पुलिस आयोग, प्रकाश सिंह समिति, अनेक ऐसी समितियां और आयोग हैं जिन्होंने इस बात का सुझाव दिया कि नागरिक केंद्रित पुलिसिंग हो, जिसके पहलू हैं कि पुलिस को जवाबदेह बनाया जाए, लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रोत्साहित किया जाए और पुलिस और नागरिक में आपसी विश्वास बहाली के लिए पुलिस को संवेदनशीलता का प्रशिक्षण दिया जाए। इन तमाम आधुनिक प्रयासों के बावजूद ऐसे अनेक सामाजिक कारक हैं जो पुलिस नागरिक संबंधों को प्रभावित करते हैं। पूर्व सत्र में भी हमने ये चर्चा की कि भारतीय पुलिस बलों में काम करने वाला नागरिक भारतीय समाज का ही हिस्सा होता है। यही कारण है कि समाज में व्याप्त जितने भी प्रकार के विभेद हैं, वे भी अनायासी भारतीय पुलिस का हिस्सा भी बन जाते हैं और ये तमाम सामाजिक विभेद और मूल्य पुलिस नागरिक संबंध को प्रभावित करते हैं। इन कारकों में सर्वप्रथम है जाति एवं धर्म। समाज में गहरे धंसे हुए नस्लीय, जातिगत और धार्मिक विभाजन पुलिस के पक्षपातपूर्ण रुख को जन्म देते हैं। यह केवल भारत के लिए नहीं, वैश्विक स्तर पर भी यदि देखें तो अमेरिका में पिछले वर्ष नस्ल के आधार पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पूरे विश्व में चिंतन का विषय बनी। पुलिस इस समाज से प्रभावित होकर कार्य करती है। यही कारण है कि समाज के उस विभेद पुलिस में जन्म ले लेते हैं और पुलिस नागरिकों के मन में एक सुरक्षित स्थान नहीं बना पाती। भारत में जातिगत और धार्मिक भेदों के रूप में यह बात उतनी ही सत्य है। इसके अतिरिक्त शिक्षा और जागरूकता जिस प्रकार बढ़ी है, जैसे जैसे नागरिक जागरूक होता है, वो जवाबदेही की मांग करता है। भारत में पहले शिक्षित वर्ग कम थे, इसलिए अविश्वास जो है वो अधिक होता था। जागरूक नागरिक बेहतर जवाबदेही की मांग करते हैं। इससे धीरे धीरे संबंधों में सुधार दिखाई पड़ता है। मीडिया की भूमिका बहुत अधिक अहम है। हमने पूर्व में भी जिक्र किया कि पहले तो प्रिंट मीडिया हुआ करता था, लेकिन अब प्रिंट मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया ने
एक नए प्रकार की मीडिया की भूमिका को जन्म दिया है। सोशल मीडिया का स्वरूप इतना व्यापक है कि कोई भी कानून उस पे उस रूप में नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता। उसकी गति बहुत तीव्र है, उसकी पहुंच बहुत अधिक है और सोशल मीडिया जिस प्रकार की छवि गढ़ता है, किसी भी संगठन की वैसी ही छवि बन जाती है। पुलिस के संदर्भ में भी यह उतना ही सत्य है। अर्थात मीडिया जैसी छवि गढ़ता है, यदि वो सकारात्मक गढ़ता है या उन विषयों को, उन बिंदुओं को दिखाता है जो पुलिस के संदर्भ में सकारात्मक हैं, तो पुलिस और नागरिक के बीच में संबंध बेहतर होते हैं। लेकिन यदि वो उन विषयों को दिखाता है या उन केसेस को दिखाता है जहां पुलिस की छवि नकारात्मक है, तो पुलिस और नागरिक के बीच में भय का माहौल उत्पन्न होता है और दूरियां बढ़ जाती हैं। सामाजिक कारकों के अतिरिक्त आर्थिक और प्रशासनिक कारक भी पुलिस और नागरिक के संबंधों पर प्रभाव डालते हैं। पहले आर्थिक कारकों की चर्चा करेंगे। इसमें मुख्य रूप से संसाधनों की कमी है। कर्मचारियों की कमी, अपर्याप्त प्रशिक्षण और पुराने बुनियादी ढांचे से पुलिस की कार्यकुशलता प्रभावित होती है। हमने पूर्व में भी जिक्र किया था कि भारत में पुलिस में मानवीय बल बहुत कम है। आदर्श स्थिति 222 प्रति लाख की है, तो भारत में 152 पुलिस बल प्रति लाख ही है। अक्सर भारत में एक अवधारणा जो प्रचलित है वो यह है कि यदि कोई अपराध हो जाता है तो पुलिस देरी से ही आती है। इसके पीछे मूलभूत कारण पुलिस कर्मियों की संख्या में कमी, उनके पास संसाधनों की कमी है। इस मूलभूत कारण की वजह से पुलिस की जो छवि बनी है, उससे पुलिस और नागरिक के मध्य अविश्वास उत्पन्न होता है। अतः संसाधनों की अनुपलब्धता भी पुलिस और नागरिक के मध्य संबंधों को प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त आर्थिक कारकों में हमने देखा कि पुराना बुनियादी ढांचा भी पुलिस की कार्यकुशलता को प्रभावित करता है। आधुनिक उपकरणों के न होने से भी पुलिस अपने कार्यों को तीव्र गति से नहीं कर पाती। जितनी तीव्र गति से समाज में अपराध होते हैं, अपराधों को रोकने में पुलिस की गति उतनी तीव्र नहीं होने से भी नागरिकों के मन के भीतर पुलिस की छवि नकारात्मक होती है, जिससे पुलिस नागरिक संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और यह अविश्वास और असंतोष का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक और राजनीतिक कारकों में राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार महत्वपूर्ण ढंग से प्रभाव डालते हैं। अक्सर पुलिस स्थानीय राजनेताओं के दबाव में कार्य करती है। राजनीतिक दबाव होने से पुलिस निष्पक्ष दृष्टि से कार्य नहीं कर पाती और पुलिस की निष्पक्षता से कार्य नहीं करने पर नागरिकों के भीतर उनकी छवि संदिग्ध हो जाती है और जिससे पुलिस और नागरिक के मध्य के संबंध नकारात्मक दृष्टि से प्रभावित होते हैं। पुनः पुलिस संगठन की यदि भ्रष्टाचार की सूची में स्थान देखें तो काफी उच्च है, जिससे ये भ्रष्टाचार भी पुलिस की विश्वसनीयता पर समाज में गंभीर रूप से प्रभाव डालता है और पुलिस और नागरिक के बीच में भय और अविश्वास का संबंध विकसित होता है। सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक कारकों के साथ साथ कुछ सांस्कृतिक कारक भी हैं जो पुलिस की छवि को प्रभावित करते हैं। भारतीय समाज में सामान्यतः जो पुलिस की छवि बनी हुई है वे बेहद ही दमनकारी है और अविश्वास से भरी हुई है। आज यदि किसी भारतीय नागरिक और विशेष रूप से महिला के सामने थाने में जाने का कोई अवसर उत्पन्न होता है तो महिला उससे बचती है, क्योंकि थाने की ऐसी नकारात्मक छवि उसके मनस पर स्थापित है। ऐसे संबंध पुलिस और नागरिक के बीच में दूरी उत्पन्न करते हैं।
हम ऐसे कुछ सांस्कृतिक कारकों को भी देखेंगे। पुलिस की दमनकारी छवि, जो कि मैंने पूर्व में भी चर्चा की थी, कि चूंकि हमारी पुलिस ब्रिटिश काल की देन है और आज भी ब्रिटिश काल के अधिनियमों द्वारा संचालित है, इसलिए पुलिस की छवि भी दमनकारी बनी हुई है। अधिकांश नागरिक इसे भय का कारण मानते हैं, जिससे उनके मध्य सहयोग कम होता है। इसके अतिरिक्त सामुदायिक पुलिसिंग का अभाव देखने को मिलता है। मैंने पूर्व में भी चर्चा की कि जब हम पुलिस का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखते हैं, तो समुदाय पुलिसिंग में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था। लेकिन समय के साथ साथ पुलिस के लिए जो भय और अविश्वास का माहौल भारतीय जनता में उत्पन्न हुआ, उससे सामुदायिक पुलिसिंग में बहुत कमी आई। आम जनता में एक धारणा है कि यदि आप पुलिस के पचड़े में पड़े तो आपको कानून की उस उलझनों में उलझना होगा। पूर्व में तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को लेकर जाने पर भी पुलिस कानूनी कार्रवाइयों में फंसा लिया करती थी। ऐसे में पुलिस की एक नकारात्मक छवि समुदाय में उत्पन्न होती है और समुदाय से जो सहयोग सामुदायिक पुलिसिंग के रूप में मिलना चाहिए, वो मिलना बंद हो जाता है। पुनः संवाद कौशल नहीं होने के कारण और अपर्याप्त प्रशिक्षण होने से भी पुलिस कर्मियों की संवेदनशीलता और व्यवहार संबंधी कौशल प्रभावित होते हैं, जिससे भी पुलिस और आम नागरिक के बीच में दूरी बढ़ती है। अब हम उन प्रमुख रणनीतियों को देखेंगे जो पुलिस नागरिक संबंधों के सुधार के लिए अपनाई जाती हैं। ये केवल भारत के संदर्भ में नहीं, वैश्विक स्तर पर भी इन्हीं रणनीतियों का सहारा लिया जाता है ताकि पुलिस की छवि बेहतर हो सके और समुदाय उसके कानून और व्यवस्था बनाए रखने के मूलभूत कार्य में अपना सहयोग दे। सर्वप्रथम और जो सबसे प्रभावी रणनीति है, वो है प्रशिक्षण और संवेदनशीलता का विकास करना। पुलिस कर्मियों को इसके लिए अर्थात संवेदनशीलता, संचार कौशल और जवाबदेही के लिए प्रशिक्षित करना आवश्यक है, क्योंकि यदि आप किसी आपराधिक गतिविधि से आपका सामना होता है, आप पुलिस को सूचित करते हैं, तो यदि आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि FIR लिखवाना चाहते हैं, तब भी भारत में आपको तमाम प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। और यदि आप पुलिस से उसके संबंध में प्रश्न पूछते हैं, तो आपको अवश्य ही जवाब एक संवेदनशील व्यक्ति का मिलना चाहिए, वैसा प्राप्त नहीं होता। इसलिए पुलिस को संवेदनशीलता में संवाद कौशल के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना सबसे प्रभावी रणनीति साबित हो सकता है और वैश्विक स्तर पर इसे अपनाया भी गया है। इसके अतिरिक्त सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा, नागरिक सहभागिता बढ़े, समुदाय पुलिस को उसके कार्य में सहायता दे, इसको बढ़ाने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के साधनों का सहारा लिया जा सकता है। औपचारिक तौर पर तो हम सत्र में आगे देखेंगे कि कितने प्रकार के नवाचार भारतीय पुलिस द्वारा किए गए। अनौपचारिक रूप से पुलिसकर्मी और नागरिक के बीच में संवाद को बेहतर बनाकर इसे अनौपचारिक रूप से इसकी सहयोग लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाकर और पारदर्शी और जवाबदेही नीतियों के माध्यम से भी भ्रष्टाचार कम किया जा सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार एक अन्य कारण है जिससे नागरिकों के मन में सामान्य पुलिस के प्रति एक अविश्वास का भावना उत्पन्न होती है। अब हम इसमें देखेंगे कि पुलिस और नागरिक में आपसी संबंधों के सुधार में नागरिक समाज, जिसे हम सिविल सोसाइटी बोलते हैं, उसकी क्या भूमिका है, और NGO, जिसे हम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन बोलते हैं, उनका क्या योगदान है। गैर सरकारी संगठन
नागरिकों और पुलिस के बीच में संवाद और समझ का पुल बनाते हैं। भारत में ऐसे अनेक एनजीओ हैं जिन्होंने इस दिशा में काम किया है, जिसमें से मुख्य रूप से कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव CHRI, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह संगठन पुलिस सुधार, पारदर्शिता बढ़ाने और पुलिस की सामान्य जनता के प्रति जवाबदेही को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। CHRI की महत्वपूर्ण पहलों में देखें तो उसकी एक इनिशिएटिव यह है कि उसने पुलिस अधिनियम में सुधार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। साथ ही जैसा कि अभी मैंने पूर्व में जिक्र किया कि FIR दर्ज करवाने की प्रक्रिया अत्यंत मुश्किल है, उसको सरल करने में भी इस संगठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण एनजीओ जयपुर में है और अन्य राज्यों में भी इसके ऑफिस हैं, वो है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL। काफी पुराना संगठन है, 1976 में जयप्रकाश नारायण ने इसको स्थापित किया था। इसका मूलभूत उद्देश्य यह है कि पुलिस द्वारा जो मानवाधिकार का उल्लंघन किया जाता है उस पर निगरानी रखना, पीड़ितों की सहायता करना और पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों की रिपोर्ट तैयार करना। इसके सफलतापूर्वक मामलों में 2004 में गुजरात पुलिस द्वारा की गई इशरत जहां मुठभेड़ है। गुजरात पुलिस ने मुठभेड़ में इशरत जहां उसके 3 साथियों को मार गिराया और यह स्थापित किया कि इशरत जहां और उसके 3 साथी उस वक्त मुख्यमंत्री को मारने का प्लान कर रहे थे, इसलिए उनको मारना पड़ा। इस संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में यह अपील दायर की कि ये मुठभेड़ वास्तविक न होकर फर्जी है, इसकी जांच करवाई जाए। CBI जांच में यह स्थापित हुआ कि ये मुठभेड़ वास्तव में फर्जी थी और संबंधित पुलिसकर्मियों को दंड मिला। ऐसे अनेक मामले हैं जिसमें गैर सरकारी संगठनों ने अपनी भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क, ये नई दिल्ली का है, जो पुलिस के द्वारा पीड़ितों को कानूनी सहायता उपलब्ध करवाता है। सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, ये भी हाशिए पर पड़े समाजों को न्याय दिलवाता है। इसके अतिरिक्त भारत में CSDS लोक नीति के नाम से भी एक NGO संचालित है। यह पुलिस और लोकतंत्र के बीच संबंधों का अध्ययन करता है और ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिस पर जनमत संग्रह करवाकर सामान्य जनता की समझ जानने का प्रयास करता है। जीवन आशा एक मुंबई में स्थापित गैर सरकारी संगठन है जो पुलिस के साथ मिलकर नशा मुक्ति, बाल अपराध रोकथाम और पुनर्वास पर कार्य करता है। एक ऐसा ही अन्य संगठन प्रयास है। ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का एक इनिशिएटिव है जो पुलिस हिरासत और सुधार गृह में रह रहे बच्चों एवं महिलाओं के पुनर्वास पर कार्य करता है। इस प्रकार गैर सरकारी संगठन कानून प्रवर्तन, मानवाधिकार, पुलिस सुधार इत्यादि में मदद करके नागरिकों और पुलिस के बीच में संवाद कायम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। नागरिक समाज की एक अन्य भूमिका में सहायता और प्रशिक्षण है। नागरिक समाज प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और जागरूकता अभियान में अपनी मदद करके भी नागरिक और पुलिस के मध्य की उस दूरी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। मानवाधिकार संरक्षण में भी मैंने पूर्व में चर्चा की, जिस NGO ने पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL ने भी पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित करने में और मानवाधिकार संरक्षण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
अनेक ऐसी मुठभेड़ हैं, फर्जी मुठभेड़ पुलिस द्वारा की गई, जिसको उजागर करने में गैर सरकारी संगठनों की अपनी भूमिका रही, ताकि पुलिस और संवेदनशील और जवाबदेही बन सके। इस प्रकार गैर सरकारी संगठन नागरिक और पुलिस के मध्य संवाद कायम करने में एक सेतु का कार्य करते हैं। अब हम उन सफल उदाहरणों को देखेंगे जो भारत में पुलिस नागरिक संबंधों में सुधार के लिए किए गए। हमने पूर्व में भी चर्चा की कि पुलिस अपने कार्य को सफलतापूर्वक कर पाए, इसके लिए समुदाय की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। भारत में ऐसा नहीं है कि इसकी महत्ता को जाना नहीं गया। धर्मवीर आयोग यानी कि पुलिस आयोग ने 1970 के दशक में ही सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए सुझाव दिया था। उसके बाद बनने वाली तमाम समितियां और आयोग, चाहे वो मलीमत समिति हो और चाहे वो प्रकाश सिंह समिति, सबने सामुदायिक पुलिसिंग की महत्ता को समझा और नागरिक और पुलिस के मध्य संवाद बढ़ाने के लिए तमाम प्रकार के प्रयास करने के लिए राज्यों से आग्रह किया। इन आग्रहों पर और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2006 में प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ केस में दिए गए दिशा निर्देश पर अनेक राज्यों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। हम केवल उन प्रयासों का जिक्र करेंगे जो अपनी कार्यप्रणाली में सफल हुए, जिसमें से सर्वप्रथम है केरल का जन मैत्री। केरल सरकार द्वारा 2008 में इसको शुरू किया गया। यह नागरिकों को पुलिस कर्मियों के करीब लाने की एक अभिनव पहल था। इसमें प्रांत को बीट्स में बांटा गया। बीट यानी कि इलाका, और प्रत्येक इलाके का एक बीट अधिकारी, एक पुलिस अधिकारी को चिन्हित किया गया। वह पुलिस अधिकारी संबंधित इलाके के घरों में जाकर संवाद कायम करता था, उनकी समस्याओं को जानता था। इसका महत्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ा कि अपराध रिकॉर्ड में वृद्धि हुई, साथ ही छोटे अपराधों पर अंकुश लगा और नागरिकों में एक ये भावना विकसित हुई कि पुलिस उनकी समस्याओं को समझना चाहती है और सुलझाना चाहती है। और ये जन मैत्री प्रोजेक्ट अत्यंत सफल साबित हुआ। इसके अतिरिक्त दिल्ली पुलिस का युवा कार्यक्रम, जो कि 2017 में शुरू किया गया, ये कमजोर वर्ग के युवाओं को अपराध से बचाने से संबंधित कार्यक्रम था। 17 से 25 वर्ग के युवाओं को इसमें चिन्हित किया गया। NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से इसमें से कई प्रशिक्षण केंद्र थानों में खोले गए। इन प्रशिक्षण केंद्रों में इन युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता था। पुलिसकर्मी मेंटर की भूमिका में आते थे, जिससे पुलिसकर्मी और इन युवाओं के बीच में संवाद आया और संवाद होने से युवाओं के साथ इनकी दूरी कम हुई। फलस्वरूप समाज में पुलिस की एक सकारात्मक छवि विकसित हुई। अनेक युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरियों के साथ जोड़ा गया, जिससे आपराधिक प्रवृत्ति में उनकी संलिप्तता को रोकने में पुलिस ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। एक अन्य सफल प्रयास है तेलंगाना का शी टीम्स। 2014 में यह महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया। इसका मूलभूत उद्देश्य यह था कि महिलाओं से होने वाली छेड़छाड़, महिलाओं का पीछा करने की युवाओं की प्रवृत्ति, सार्वजनिक स्थानों पर उनसे किए जाने वाला अशोभनीय व्यवहार पर अंकुश लगाना। इसमें महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों की टीम सादे कपड़ों में सार्वजनिक स्थानों पर नियुक्त की जाती थी। अनेक ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, ईमेल, हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी थी। इसका परिणाम ये हुआ कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की उपस्थिति में वृद्धि हुई और पुलिस की संवेदनशीलता को समाज ने सराहा। स्पष्ट है कि समाज और पुलिस के बीच में जो अविश्वास की खाई थी वो कम हुई।
एक अन्य राज्य सरकार का सफलतापूर्वक कार्यक्रम है राजस्थान पुलिस का राजमित्र। राजमित्र योजना के माध्यम से राजस्थान प्रदेश के युवाओं को स्वयं सेवकों के रूप में पुलिस ने अपने साथ जोड़ा और अनेक जागरूकता कार्यक्रम, यातायात नियंत्रण के कार्यक्रमों में उनकी भूमिका निर्धारित की। इसके अतिरिक्त राजकोप नाम से एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा राजस्थान पुलिस ने दी, जिससे एफआईआर के मार्ग में आने वाली बाधाएं कम हुई, आम जनता के लिए अपराध दर्ज करवाना आसान हुआ और नागरिक और पुलिस के बीच में ये दूरी कम हुई। साथ ही एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम है तमिलनाडु का फ्रेंड्स ऑफ पुलिस। सर्वाधिक पुरातन कार्यक्रम सामुदायिक पुलिसिंग में यही है। इसमें नागरिकों को स्वयंसेवक के रूप में पुलिस से जोड़ा गया और प्रशिक्षण के बाद उन्हें पहचान पत्र दिया गया, उनकी जिम्मेदारी तय की गई। उदाहरण के तौर पर गश्त, भीड़ नियंत्रण, यातायात नियंत्रण, जागरूकता अभियानों में इनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई। इससे न केवल समुदाय में अपराध पर निगरानी रखने की भावना जागृत हुई, अपितु पुलिस जनता संवाद से पुलिस और नागरिक के बीच में दूरी कम हुई और पुलिस कर्मियों के प्रति समाज में सहानुभूति का दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ। ये अनेक ऐसे सामुदायिक पुलिसिंग के मॉडल हैं जो कुछ राज्यों ने अपने यहाँ नवाचार के रूप में अपनाए और पुलिस और समुदाय के बीच में दूरी कम करने में, संवाद कायम करने में ये मॉडल अत्यधिक सफल साबित हुए। इसका एक अन्य सफल उदाहरण पुलिस शिकायत प्रबंध प्रणाली भी है। पुलिस जवाबदेही के लिए स्थापित किए गए कई ई शिकायत और ट्रैकिंग सिस्टम सफल रहे। पुनः अनेक थानों ने सामान्य नागरिकों के साथ संवाद करने के लिए थाना स्तर पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किए। इन संवाद कार्यक्रमों की नियमित बैठकों से आपसी विश्वास पुनर्निर्माण में मदद मिली। ये ऐसे अनेक उदाहरण थे जिससे पुलिस नागरिक संबंध बेहतर हुए। अब तक जो हमने इस सत्र में जाना उसका संक्षेप यह है कि हमें जो अवसर मिले उसके लिए जरूरी है कि पुलिसिंग को नागरिक केंद्रित बनाया जाए और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए उन्हें संवेदनशीलता का प्रशिक्षण दिया जाए और उनके मानवीय और भौतिक संसाधनों में निवेश किया जाए। पुनः पुलिस और नागरिकों के मध्य सेतु बनने के लिए सिविल सोसाइटी यानी कि नागरिक समाज और एनजीओ को शामिल किया जाए। इसकी चुनौतियां क्या हैं? पुलिस और नागरिक संबंध बेहतर हो, इसके लिए राजनीतिक हस्तक्षेप को न्यूनतम करना, भ्रष्टाचार और पक्षपात को समाप्त करना, संवाद और विश्वास बहाली की प्रक्रिया को निरंतर कायम करना, ये ऐसी चुनौतियां हैं जिसकी वजह से पुलिस के और नागरिक के बीच में जो दूरियां हैं उसको कम करने में बाधा उत्पन्न होती है। अतः पुलिस और नागरिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए समग्र और सतत प्रयास आवश्यक हैं। इसके लिए समन्वित सुधार, प्रशिक्षण, पारदर्शिता और संवाद से ही भारत में विश्वसनीय और प्रभावी पुलिसिंग गढ़ी जा सकती है। अब हम पुलिस नागरिक संबंध की इन चुनौतियों और उसमें सुधार के रास्तों पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि पुलिस और नागरिकों के बीच संबंध हमारे समाज की सुरक्षा और न्याय की नींव है। हालांकि इनके बीच का यह रिश्ता कई चुनौतियों से गूंजता है। इसमें आपसी अविश्वास, रिश्तों के दुरुपयोग और संवाद की कमी इसकी जटिलता को बढ़ाते हैं। अब इस सत्र के आगामी भाग में हम उन प्रमुख समस्याओं को समझेंगे
और उनसे निपटने के लिए एक प्रभावी रणनीतियों को पेश करेंगे। पुलिस नागरिक संबंध की जो प्रमुख चुनौतियां हैं, उसमें सर्वप्रथम अविश्वास और भय। हमने पूर्व में भी चर्चा की, चूंकि हमारी पुलिस ब्रिटिश काल की देन है, तो जो अविश्वास और भय ब्रिटिशर्स के लिए भारतीयों के मन में था, वो आज भी उसका कुछ अंश भारतीय पुलिस के रूप में भी भारतीय जनता में दिखाई पड़ता है। भारतीय नागरिक आज भी पुलिस से संपर्क करने में भयभीत होते हैं। उन्हें लगता है कि पुलिस उनकी शिकायतों को अनदेखा करेगी या उन्हें पुलिस का उत्पीड़न झेलना पड़ेगा। यह भावना उनकी पुलिस के प्रति गहरे अविश्वास को पैदा करती है। मैंने पूर्व में भी चर्चा की थी कि पुलिस के पास संसाधनों की कमी होने के कारण, मानवीय बल की कमी होने के कारण वो समय पर नहीं पहुंचती, तो एक आम धारणा यह विकसित हो चुकी है कि पुलिस जानबूझकर अपराध स्थल पर देरी से आती है। ये जो अविश्वास की भावना है, ये खाई है, इतनी गहरी है कि इसको पाटने में, इसको दूर करने में अनेक महत्वपूर्ण कदम भारत सरकार को उठाने पड़ेंगे। पुनः पुलिस का दुरुपयोग समय समय पर राजनेताओं द्वारा किया गया। फर्जी मुठभेड़, मैंने अभी पूर्व में चर्चा की कि किस प्रकार एक एनजीओ ने, पीयूसीएल ने इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ का खुलासा किया। न केवल खुलासा किया, अपितु उच्चतम न्यायालय तक उस बात को लेकर गए और उस तथ्य को साबित किया कि वह मुठभेड़ वास्तविक न होकर फर्जी थी। स्पष्ट है कि इस एक पूरे मामले के बाद आम जन का विश्वास पुलिस में कम हुआ होगा और एनजीओ के प्रति बढ़ा होगा। यह अविश्वास पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती है, जिसकी वजह से पुलिस नागरिक संबंध और संवाद बेहतर नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त हिरासत में हिंसा, ऐसे अनेक मामले हैं जब हिरासत में दुरुपयोग किया गया पुलिस द्वारा शक्तियों का, और अनेक ऐसी मौतें हैं जो हिरासत में यातना की वजह से हुई। जबकि हमने जब मानवाधिकार अधिनियम पढ़ा था, अनेक ऐसे अधिनियमों में चर्चा हुई थी, तो इस बात का स्पष्ट किया गया था कि कानूनी तौर पर हिरासत में यातना देना गलत है। इसके अतिरिक्त समय समय पर सामने आने वाली रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार की घटनाएं भी पुलिस की छवि को गंभीर रूप से और नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, जिससे नागरिकों के मन में आशंकाएं और विभेद बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त जो और कमियां हैं, वो है संवेदनशीलता की कमी। पुलिस कर्मियों में लैंगिक संवेदनशीलता, मैंने पूर्व में भी चर्चा की कि भारत देश में महिलाओं में यदि थाने में जाने का कोई ऐसा सामना उन्हें ऐसी स्थिति से करना पड़े, तो उनका इतना अविश्वास है कि थाने में महिला प्रवेश करने से डरती है, क्योंकि पुलिस कर्मियों में लैंगिक संवेदनशीलता का अभाव देखने को मिलता है। यह भी आम जनता और पुलिस के मध्य खाई को चौड़ा करता है। पुलिस कर्मियों में लैंगिक संवेदनशीलता का अभाव, सांस्कृतिक जागरूकता का न होना और मानवाधिकारों के प्रति समझ अक्सर अपर्याप्त होती है। यह महिलाओं, अल्पसंख्यकों और हाशिए पर रहने वाले समूहों के साथ व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। महिलाएं, जो आबादी का आधा हिस्सा है, अल्पसंख्यक और हाशिए पर रहने वाले समूह भी आबादी का अधिकतम हिस्सा है। ऐसे में यदि उनके साथ पुलिस संवेदनशीलता के साथ पेश नहीं आती, तो पूरे समाज में उसकी छवि नकारात्मक बनती है। इसके अतिरिक्त संसाधन और प्रशिक्षण की कमी भी इसमें बहुत बड़ी बाधा है। पुलिस बल को अक्सर जरूरी संसाधनों और आधुनिक प्रशिक्षण की कमी का सामना करना पड़ता है। हमने पूर्व में भी चर्चा की कि यदि पुलिस के पास मानवीय और भौतिक संसाधन देखें, तो वो आदर्श स्थिति से बहुत कम है, और इस कमी के कारण वो आपराधिक स्थितियों को प्रभावी ढंग से निपट नहीं पाती।
लेकिन उसकी छवि भारतीय जनता के जनमानस पर नकारात्मक अंकित हो जाती है। पुलिस बल को अक्सर जरूरी संसाधनों और आधुनिक प्रशिक्षण की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी सेवा की गुणवत्ता और संवाद क्षमता प्रभावित होती है। ये अन्य कारण है जिससे भारत में नागरिक और पुलिस के मध्य दूरी बनी हुई है। अब हम समझेंगे कि सामुदायिक पुलिसिंग का महत्व और वर्तमान स्थिति क्या है। हमने पूर्व में भी चर्चा की कि जब ब्रिटिश से पूर्व समुदाय कानून और व्यवस्था बनाए रखने में अपनी भूमिका अदा करता था, तो कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर थी। अतः समुदाय यदि पुलिस कर्मियों का सहयोग करता है कानून और व्यवस्था बनाए रखने में, तो कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो सकती है। अभाव क्या है कि भारत में सामुदायिक पुलिसिंग अभी प्रारंभिक चरण में है। हमने कई ऐसे नवाचार देखे जिसके हमने जिक्र किया, चाहे वो केरल का जन मैत्री प्रोजेक्ट हो या राजस्थान का राजमित्र, तमिलनाडु का फ्रेंड्स ऑफ पुलिस हो। इन सब में हालांकि बहुत सफल प्रोजेक्ट हैं, लेकिन ये अभी बहुत प्रारंभिक चरण में है। इनका जो औपचारिक ढांचा है वो अभी बहुत मजबूत नहीं है। नियमित संवाद और सहयोग की आज भी कमी है, जो रिश्तों में सुधार के लिए जरूरी है। ये वो स्थिति है जो बताती है कि सामुदायिक पुलिसिंग की वर्तमान स्थिति में उसे और सक्षम बनाए जाने की जरूरत है। लेकिन संभावनाएं अनंत हैं, क्योंकि सामुदायिक कार्यक्रम जैसे दिल्ली पुलिस का पहल कार्यक्रम था, उसमें स्थानीय समुदायों से जुड़कर पुलिस ने आपसी विश्वास और सहयोग स्थापित किया था। भारत में सामुदायिक भावना बहुत प्रबल है। परिवार इकाई को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया हुआ है और समाज को भी। यही कारण है कि सामुदायिक पुलिसिंग के लिए भारत में अनंत प्रबल संभावनाएं मौजूद हैं। यदि उसको प्रभावी तरीके से और औपचारिक ढांचा पहनाया जाए, तो भारत में सामुदायिक पुलिसिंग बहुत सफल हो सकती है। पुलिस सुधार के लिए क्या-क्या संरचनात्मक कदम उठाए जाने चाहिए ताकि पुलिस और नागरिकों के मध्य दूरी कम हो सके। इसमें सर्वप्रथम है उन्हें स्वतंत्रता से कार्य करने की आजादी हो, ताकि वो निष्पक्ष दृष्टि से अपराध रोकने में अपनी भूमिका अदा कर सकें। इसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक हस्तक्षेप को कम कर दिया जाए और पुलिस बल को स्वतंत्र बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन इसके लिए महत्वपूर्ण है। हमने पूर्व सत्र में चर्चा भी की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह मामले में जो निर्देश दिए, उसमें महत्वपूर्ण निर्देश यह था कि पुलिस बल को राजनीतिकरण से मुक्त करने के लिए पुलिस की पदोन्नति स्थानांतरण के लिए एक पृथक आयोग की स्थापना की जाए। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण एक दूसरा महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें मानवाधिकारों के संरक्षण का प्रशिक्षण, साथ ही पुलिस को संवेदनशीलता का प्रशिक्षण देकर, संवाद कौशलों में नियमित प्रशिक्षण देकर पुलिस की प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण बढ़ाकर उनकी और नागरिकों के मध्य दूरी को कम किया जा सकता है। यदि पुलिस आम जन के अधिकारों के प्रति संवेदनशील होगी, यदि उनके मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करेगी, तो निश्चित ही पुलिस के प्रति विश्वास का माहौल कायम होगा और समुदाय पुलिस को कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अपराध रोकने में अपनी भूमिका अदा करेगा और पुलिस को सहयोग प्रदान करेगा। सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? नागरिक भागीदारी के लिए स्थानीय समुदायों को पुलिस गतिविधियों में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे पारदर्शिता और भरोसा बढ़ता है। तमिलनाडु का फ्रेंड्स ऑफ पुलिस कार्यक्रम, जो कि सर्वाधिक पुराना सामुदायिक पुलिसिंग का कार्यक्रम माना जाता है, उसमें इसी प्रकार के उपाय किए गए हैं। आम जनता को
स्वयं सेवकों के रूप में भर्ती किया जाता है और उनको जिम्मेदारी भी दी जाती है, जैसे गश्त करना, यातायात नियंत्रण करना, आम जनता में जागरूकता बढ़ाना। उनको परिचय पत्र भी दिए जाते हैं ताकि उनमें एक पुलिस बल के साथ जुड़ने की भावना विकसित हो सके। इसके अतिरिक्त सामाजिक कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, जिसमें खेलों के माध्यम से, जैसे कई राज्यों में, कई स्थानीय जगहों पर भी स्थानीय जनता और पुलिस के आपसी मैच आयोजित किए जाते हैं। ऐसे मैच आयोजित करके भी पुलिस और नागरिकों के मध्य इस दूरी को पाटा जा सकता है। इसके अतिरिक्त जागरूकता अभियान कार्यक्रम चलाकर पुलिस और नागरिकों के रिश्तों को मजबूत किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी से भी पुलिस नागरिक संवाद सुधारा जा सकता है। कई जगह ऑनलाइन शिकायत पोर्टल बनाए भी गए हैं। ऑनलाइन शिकायत पोर्टल की सुविधा ये होती है कि घर बैठे शिकायत दर्ज की जा सकती है। अतः ऑनलाइन शिकायत पोर्टल के माध्यम से पुलिस और नागरिकों के मध्य इस संवाद की कमी को दूर किया जा सकता है। इससे नागरिकों के लिए शिकायत दर्ज करना सरल होता है, पारदर्शी होती है प्रक्रिया, इससे विश्वास बढ़ता है। पुनः सोशल मीडिया संवाद के माध्यम से भी पुलिस नागरिक के मध्य इस दूरी को कम किया जा सकता है। अनेक ऐसे राष्ट्रों में, जिन्हें तथाकथित विकसित राज्य कहा जाता है, वहां पुलिस विभाग सोशल मीडिया संवाद करता है। भारत में भी पुलिस विभाग अपनी गतिविधियां साझा करके सोशल मीडिया संवाद के माध्यम से जनता से जुड़े तो उनके मध्य की उस दूरी को कम किया जा सकता है। ऐसे संवाद कार्यक्रम पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाते हैं। तकनीक के प्रयोग के बाद भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाकर भी नागरिकों के मध्य पुलिस बल के लिए विश्वास का वातावरण कायम किया जा सकता है, जिसमें स्वतंत्र निगरानी समितियां बिठाई जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त ऐसा एक तंत्र भी विकसित किया जा सकता है, जैसे भारत में राज्यों के स्तर पर लोकायुक्त और केंद्रीय स्तर पर जन लोकपाल कार्यरत है। अनेक संगठन अपने स्तर पर भी अपने लोकपाल को नियुक्त करते हैं, जैसे बैंकिंग लोकपाल। ऐसे पुलिस भी अपने स्तर पर ऐसी संस्था की स्थापना करके नागरिकों के मध्य उस भय को कम कर सकती है। मैंने पूर्व सत्र में भी चर्चा की कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में अपने दिशा निर्देश जारी किए, उसमें से एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यह था कि पुलिस जो मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है, पुलिस अपने अधिकारों का जब दुरुपयोग करती है, उसके लिए भी एक तंत्र होना चाहिए ताकि पुलिस की शिकायत की जा सके। और उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था पुलिस शिकायत प्राधिकरण का। ऐसे ही स्वतंत्र निगरानी समितियां और तंत्र स्थापित करके भ्रष्टाचार की शिकायतों की निष्पक्ष जांच करके भी आम जन में पुलिस के लिए विश्वास का वातावरण उत्पन्न किया जा सकता है। पुनः पुलिस में सब बुरा नहीं है। कई ऐसे ईमानदार पुलिसकर्मी भी हैं जो निरंतर अपने कार्यों को बहुत ईमानदारी से संपन्न करते हैं। ऐसे ईमानदार कर्मियों को पुरस्कृत करके और गलत पुलिस अधिकारियों को, यानी कि जो गलत कार्यों में संलग्न हैं, उनको दंड देकर भी एक ऐसा मापदंड स्थापित किया जा सकता है जिससे आम जनता में पुलिस कर्मियों के प्रति सहानुभूति और प्रशंसा के भाव उत्पन्न हों। इसके अतिरिक्त मीडिया की भी बहुत विशेष भूमिका है। मैंने पूर्व में भी कहा था कि मीडिया आज किसी की छवि को गढ़ भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। यदि मीडिया सकारात्मक कवरेज करता है, अर्थात पुलिस की उस अच्छी पहल और सफलताओं को उजागर करता है जिससे जनता में सकारात्मक धारणा बने, तो पुलिस की भूमिका को सुधारा जा सकता है। मैंने पूर्व सत्र में भी कोरोना के दौरान पुलिस की इसी भूमिका को सामने रखा था। पूरे कोरोना काल में पुलिस ने जिस तरह से आम जनता को
सहायक की भूमिका निभाई, उन्हें घरों में रहने के लिए प्रेरित किया, जागरूकता कार्यक्रम चलाए और जहां जरूरत पड़ी वहां उनको बल प्रयोग करके रोका। उन तमाम परिस्थितियों में पुलिस की एक बेहतरीन छवि जनता के सामने उपस्थित हुई। अखबार में ऐसे अनेक समाचार आए जिसमें कोरोना के दौरान पुलिस ने वृद्ध जनों तक दवाई पहुंचाई। ये सब ऐसे सकारात्मक स्वरूप हैं जिसको यदि मीडिया जनता के सम्मुख लाए तो उसकी सकारात्मक छवि विकसित हो सकती है और मीडिया के माध्यम से नागरिक और पुलिस के मध्य एक अच्छा रिश्ता कायम हो सकता है। इसके अतिरिक्त नागरिक शिक्षा भी एक अहम माध्यम है। पुलिस की भूमिका और नागरिक अधिकारों के बारे में आम जन को जागरूक करके भी, जागरूकता अभियान चलाकर भी पुलिस और नागरिक के मध्य संबंध सुधारे जा सकते हैं। अब हम एक समग्र दृष्टिकोण डालेंगे पुलिस नागरिक संबंध सुधार पर। पुलिस नागरिक संबंधों में सुधार के लिए संरचनात्मक सुधार, सामुदायिक सहभागिता, प्रौद्योगिकी का समावेश, भ्रष्टाचार नियंत्रण और जन जागरूकता की समेकित रणनीति आवश्यक है। यह सामंजस्यपूर्ण प्रयास कानून व्यवस्था को मजबूत करेगा और समाज में सुरक्षा और विश्वास की भावना को पुनर्स्थापित करेगा। इसके लिए जरूरी है स्वतंत्र पुलिस बल हो और राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त पुलिस बल हो। पुलिस बल संचार कुशल हो, संवाद कौशल हो उसमें और संवेदनशील हो। सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से नागरिकों से उसकी दूरी कम हो, उसे उनसे ठोस सहयोग प्राप्त हो, वो प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग करता हो। पुलिस जन के भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई सरकार द्वारा हो, उनमें जवाबदेही विकसित की जाए। मीडिया द्वारा सकारात्मक पहलू सामने लाए जाएं और जन जागरूक अभियान चलाए जाएं। पुनः एनजीओ की मध्यस्थता भूमिका का भी अपना स्थान है। एनजीओ नागरिकों की शिकायतों को संवेदनशीलता से सुनते हैं और उन्हें उचित समाधान खोजने में मदद करते हैं। ये एनजीओ संवाद के जरिए पुलिस और जनता के बीच भरोसा और पारदर्शिता बढ़ाते हैं। एनजीओज या गैर सरकारी संगठन ऐसे मंचों का आयोजन करते हैं जहां नागरिक अपनी समस्याएं पुलिस के सामने सीधे रख सकें और संवेदनशील मुद्दों का समाधान हो सके। पुनः जागरूकता और प्रशिक्षण के माध्यम से भी सुधार लाया जाता है। एनजीओ नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों और पुलिस प्रक्रियाओं की जानकारी देते हैं जिससे वे अपने अधिकारों का ज्ञान रख सकें। पुलिस प्रशिक्षण में भी एनजीओ मदद करते हैं। पुलिस कर्मियों को संवेदनशीलता, सामाजिक विविधता और मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का प्रशिक्षण प्रदान करके भी ये मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं। पुनः सामुदायिक कार्यक्रमों के जरिए भी विश्वास का निर्माण होता है। स्थानीय संपर्क स्थापित कर, युवा संवाद सत्र स्थापित कर, सकारात्मक माहौल उत्पन्न करके भी नागरिक और पुलिस के मध्य विश्वास का निर्माण किया जा सकता है। नीति निर्माण में भी एनजीओ का योगदान है क्योंकि एनजीओ पुलिस सुधारों के लिए नीति निर्माण में सुझाव देते हैं एवं समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं। परंतु इसके बीच में इनकी मुख्य चुनौतियां यह है कि इनके पास संसाधन सीमित होते हैं और वित्तीय समर्थन इन्हें प्राप्त नहीं होता। पुलिस एवं सरकारें दोनों ही इनका विरोध करती हैं। सामुदायिक स्तर पर भी विश्वास प्राप्त करने में एनजीओ को बहुत बड़ा अपना तंत्र लगाना पड़ता है। हालांकि इन बाधाओं को पार करने के लिए सहयोग और संवाद आवश्यक है ताकि एनजीओ अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकें। अतः निष्कर्ष रूप में हम यही कहेंगे कि पुलिस नागरिक संबंधों में सुधार के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें पुलिस सुधार हो, सामुदायिक पुलिसिंग हो, एनजीओ की भागीदारी हो जिससे आपसी विश्वास का निर्माण हो। इस संपूर्ण सत्र में आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं अंत में आप सबका आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। Hello and welcome to this piece of literary snippet. British humor doesn't have a very high standing in the world.
when people talk about it, they usually do so with a certain degree of disparagement. Yet all this is, I think, rather unfortunate, because if I read out to you a certain section from Jerome K. Jerome's famous novel Three Men in a Boat, you will realize that not only is British humor genuinely funny, it is probably even better than some of the other samples of humorous writings that you might have read in the recent past. The story that I'm going to read out is told by Jerome, who thinks he is suffering from some kind of a malady. I remember going to the British Museum one day to read up the treatment for some slight ailment of which I had a touch. Hay fever, I fancy it was. I got down the book and read all I came to read. And then, in an unthinking moment, I idly turned the leaves and began to indolently study diseases generally. I forgot which was the first distemper I plunged into. Some fearful, devastating scourge, I know. And before I had glanced half down the list of premonitory symptoms, it was borne in upon me that I had fairly got it.